नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम लोग यहाँ पर भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम। बुर्जहोम कहां पर अवस्थित है? तो यह श्रीनगर में अवस्थित है। श्रीनगर के पास एक स्थल है बुर्जहोम। यहां से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं और इन गर्त आवासों में मानव के साथ ही साथ कुत्ते के दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। तो यहां से आपको यह बुर्जहोम याद रखना है। सीधा पूछा जा सकता है कि बुर्जहोम नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में अवस्थित या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो आप ये कश्मीर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। वहां पाई गई मुहरें, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर या फिर लिपि। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, ऑप्शन ए, मुहरें। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में जानने का जो मूल स्रोत है वो यहां पाई गई मोहरें हैं। यहां से लगभग 3000 मोहरें पाई गई हैं। इन्हीं मोहरों पर बहुत सारी आकृतियां और चिन्ह अंकित किए गए हैं जिसके जरिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अनुमान लगाते हैं। यहां की जो लिपि है अभी तक वो लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी है और यहां पर मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मंदिर नहीं थी। यहां के निवासियों की जो लिपि है वो लिपि तो थी लेकिन पढ़ी नहीं गई है। वो लिपि थी चित्रात्मक लिपि। चित्रात्मक लिपि ऐसी लिपि होती है जिसमें चित्रों की सहायता से ही कोई बात कही जाती है और उसे अभी तक हम लोग पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो कभी भी अगली बार जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मोहरें याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में जानने का जो सबसे मूल स्रोत है वो वहां पर पाई जाने वाली मोहरें हैं और लगभग कितनी मोहरें पाई गई हैं? 3000 से अधिक मोहरें मिल चुकी हैं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन ए, निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या फिर श्रेष्ठ वंश को। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश। आर्य का मतलब होता है कुलीन, यानी जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो या श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ हो। कुलीन शब्द के जितने भी पर्यायवाची होंगे वो आर्य शब्द के अर्थ हो जाएंगे। जैसे सज्जन, सज्जन भी आर्य का मतलब होता है और इसका मतलब साधु भी होता है, यानी जो साधु व्यक्ति है, सीधा साधा व्यक्ति है, उसे कहा जाता है आर्य। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएएस में भी पूछा गया है और यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। यहीं पर यह प्रश्न भी देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, एक उत्तम व्यक्ति। अभी अभी हमने जिस प्रश्न को डिस्कस किया है ये उसी प्रश्न का ही एक दूसरा रूप है। उसी प्रश्न को एक दूसरे रूप में पूछा गया है और यहां पर अर्थ उसका उत्तम व्यक्ति से दिया हुआ है। तो टॉपिक आपका सेम है, यानी आर्य शब्द की परिभाषा, ये आपका टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। जो इससे पहले वाला प्रश्न था वो 1999 में आईएएस और यूपीपीसीएस में पूछा गया था और यूपीपीएससी के द्वारा ही देखिए 1998 में प्रश्न पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप जरूर करें। यही प्रश्न अपने दूसरे रूप में आते रहते हैं, पूछने का तरीका बस बदल जाता है। ये बहुत ही विशुद्ध एग्जाम्पल है जहां पर हम देख सकते हैं कि एक ही प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। और इससे पहले वाला जो प्रश्न पूछा जा रहा था उसमें सीधा सा पूछा जा रहा था कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो यह ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने और उन्हें याद करना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप मत रटिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप टॉपिक्स निकालिए और उन टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार कीजिए। जैसे यहां पर एक ये मिनी टॉपिक आपका बन सकता है कि आर्य शब्द की परिभाषा या आर्य शब्द का अर्थ। तो इस टॉपिक को अपने दिमाग में रखिए। इसी टॉपिक को इधर उधर बदल के कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस पर पूछा जाता रहेगा हमेशा और कभी भी पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि त्रयी नाम है। ऑप्शन ए, 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या ऑप्शन डी, 3 मौसमों का। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 3 वेदों का। त्रयी शब्द 3 वेदों के लिए प्रयुक्त किया जाता है और ये 3 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों वेदों को एक साथ त्रयी के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन सा वेद हम छोड़ देते हैं? तो अथर्ववेद। ये आप याद रखिएगा कि त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है और पहले के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें त्रयी वेद के नाम से जाना जाता है। इन वेदों में जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है,
सामवेद संगीत से संबंधित है, यजुर्वेद यज्ञीय कर्मकांडों से संबंधित है और जो अथर्ववेद है ये जादू टोने टोटके से संबंधित है। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ऑप्शन दिए हुए हैं लाहौर, दिल्ली, अजमेर और लखनौती। तो इसका जो सही जवाब है वो लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बना और इसने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश का जो शासनकाल था वो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। तो यहां से कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम याद रखिएगा। ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश का संस्थापक था जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी लाहौर थी और यह ऐसा शासक था जिसकी एक खेल खेलते समय मृत्यु हो गई थी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उस खेल का क्या नाम था जिसे खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नामदेव। नामदेव वरकरी संप्रदाय या वरकरी विचारधारा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संत हैं। वरकरी संप्रदाय का जो मुख्यालय है ये महाराष्ट्र के पंढरपुर में अवस्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। पंढरपुर किस संप्रदाय का यहां पर मुख्यालय अवस्थित है? तो वरकरी संप्रदाय का। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। वरकरी संप्रदाय के अन्य प्रमुख संतों में ज्ञानेश्वर और तुकाराम का नाम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ यह याद रखिएगा कि वरकरी संप्रदाय में भगवान कृष्ण को विठोबा के नाम से पूजा जाता है। विठोबा किसके अवतार हैं? तो ये भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा कि वरकरी संप्रदाय कृष्ण मार्गी एक विचारधारा है जो कि कृष्ण को विठोबा के रूप में पूजता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग हमेशा टॉपिक तैयार कीजिए, जैसे ये वरकरी संप्रदाय या वरकरी विचारधारा, इससे संबंधित आप इतने फैक्ट एंड फिगर जितने अभी मैंने बताए हैं वो याद कर लीजिए। तो इस टॉपिक पे जितने भी प्रश्न अगले साल पूछे जाएंगे आप उन्हें करने में सक्षम होंगे। आज के आखिरी प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि महोदया किसका पुराना नाम है? ऑप्शन दिए हुए हैं इलाहाबाद, खजुराहो, कन्नौज या फिर पटना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कन्नौज। कन्नौज को महोदया नगर के नाम से जाना जाता था। कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 शक्तियां संघर्षशील थीं। इन्हें आप पराग कोड के जरिए याद रख सकते हैं। यह प्रश्न काफी पूछा जाता है कि कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में कौन कौन से वंश शामिल थे। तो यहां पर पा का मतलब है पाल वंश जो कि बंगाल में केंद्रित था। रा का मतलब है राष्ट्रकूट वंश जो कि दक्कन में केंद्रित था। और गा से मतलब है गुजर प्रतिहार वंश जो कि गुजरात में केंद्रित था। इन्हीं तीनों वंशों के मध्य कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष 7वीं से 8वीं शताब्दी की प्रमुख घटना थी। तो आप कन्नौज के बारे में इतने फैक्ट एंड फिगर याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहां पर हम लोग इसी प्रकार के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनके आने की संभावना हर समय बनी रहती है उनका डिस्कशन करते हैं। कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।